सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ नंबर 18 चुनौती हिमालय की पाठ का अध्ययन करेंगे। और कक्षा 5 हिंदी जिसमें चुनौती हिमालय की पाठ में एक यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, जिसमें कुछ यात्री अमरनाथ की गुफा का यात्रा करना चाहते हैं, जिसमें यात्रा करने में उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या नहीं आती हैं, इसके बारे में अध्ययन किया गया। इस पाठ में जो यात्री होते हैं वो जब यात्रा करते हैं, पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं, तो वहाँ का दृश्य कैसा है, पहाड़ों पर कैसे लोग रहते हैं, किस तरह का दृश्य होता है, मौसम कैसा रहता है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इसके बारे में अध्ययन किया गया है। और इसी चुनौती हिमालय की जो पाठ है, इसमें कुछ यात्रियों का यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। चलते हैं पाठ की तरफ। चुनौती हिमालय की पाठ से क्लियर हो रहा है, चुनौती हिमालय की मतलब हिमालय पर चढ़ने के लिए हमको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल माथायन पहुंचे। वहाँ कुली ने बताया, सामने उस और बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है, लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली को बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर है? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। क्या हुआ? जैसे जब वहाँ पे पहुँचे, जोजिला दर्रा से उन्होंने यात्रा करना प्रारंभ किया। इसमें कुछ लोग थे, जवाहरलाल भी थे। माताएं पहुंच गए थे और वहाँ पे उनको एक कुली मिला, जिसने उनसे बातें की कि अमरनाथ की गुफा कितने आगे है। तो उन्होंने बताया मौसम ख़राब है, यहाँ से काफ़ी दूर है। इस तरह से दोनों में वार्तालाप हुआ। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। प्रश्न सूचक मतलब एक कारणात्मक तरीका से उन्हें देखा। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे, जोजिला पास से होकर लद्दाख इलाके की ओर से चले गए। अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गया। उत्सुक मतलब बहुत अच्छे से उसका चलने का मन किया। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। अब जब चलने के लिए जब उन्होंने बताई कि ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे ये समस्या आएंगी, तो उनका मन कुछ डगमगाया और वह जवाहरलाल सभी से पूछने लगे कि कौन कौन वहाँ पे चलेगा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूँगा, भेड़ें चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा, प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित छार चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताश की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लग रहे थे मानो कि कोई पहाड़ हो। अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने प्लान किया चलने का, तो सारे लोग एक दूसरे को बोल दिया और सुबह के लिए कह दिया। लेकिन जब सुबह हुआ, प्रकाश थी, सूर्य की जो किरणें धीरे धीरे लालमा फैला रही थी। चारों तरफ निराला मौसम था, सुहावना मौसम था। चारों तरफ बर्फीला इलाका था, बहुत शांत जगह थी। स्वागत करने के लिए पास सरकते जा रहे हो, सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। इसका मतलब हिमालय बहुत ज़्यादा ठंडक थी, क्योंकि बेटा जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं और पेड़ों पे भी वहाँ पे बर्फ़ पड़ी रहती है और हवा इतनी बहुत ठंडी चलती है, जिससे कि सर इसमें दिया है हड्डियों तक ठंडक पहुँचा सके। इसका मतलब होता है हड्डियों तक ठंडक पहुँचने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना। आगे देखो। जवाहरलाल ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला में उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे स्वीकार ना करते। भाई किशन और कुली रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडरिया अब गाइड बन गया। जो वहाँ का जो बकरी चराने वाला जो आदमी था, वह उनका क्या बन गया? गाइड बन गया।
और बाकी उसके पीछे पीछे चलने लगे, क्योंकि वह उसी इलाके का रहने वाला आदमी था। बस 8 मील ही तो पार करने हैं, जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई करने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन पहाड़ों के रास्तों में 8 कदम चलना दूर भर हो गया। एक एक डग पार करने में कठिनाई हो रही थी। अब उन्होंने हिम्मत कर ली कि अब हमको आगे अमरनाथ चलना ही है। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और गाइड के रूप में वहाँ का जो गडरिया था, बकरी चराने वाला था, वह बन गया। आगे देखो, रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे के बहुत सुकून था। एक और सूसू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। अब क्या हुआ, जैसे वो आगे बढ़ने लगे, और वहाँ पे क्या है, क्योंकि वहाँ कोई वनस्पति नहीं है, कोई इक्का दुक्का कोई फूल होता है, तो उनको देख करके उनको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सन्नाटा भी था, क्योंकि वहाँ बर्फीला इलाका था, इसलिए पेड़ पौधों की संख्या बहुत कम थी। आगे जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि हम जो ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन, पेड़ पौधे कम हो जाएंगे, और पेड़ पौधे कम होंगे तो वहाँ ऑक्सीजन हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है। कभी कभी आपने देखा होगा, अधिक ऊंचाई पर जाने पर आँख और नाक से खून निकलने लगते हैं, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण ही होता है। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की ऐसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तारोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। जैसे जैसे वो चढ़ने लगे तो उनको चारों तरफ बर्फीला इलाका दिखाई दिया। चारों तरफ बर्फीला इलाका दिखाई दिया, लेकिन वहाँ की जो प्रकृति थी बहुत ही अच्छी थी। छटा, मनोहर छटा, मतलब बहुत ही सुंदर थी, रमणीय थी, जिसको आंखों को देखने पर बहुत ही सुकून मिल रहा था। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वो लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई से वो अमरनाथ की गुफा पे थे। उनको लग रहा था वे सुबह से चल रहे थे। उनको चढ़ाई करते करते 4 बज गए, लेकिन वह जो थी गुफा बहुत ही अधिक ऊंचाई पर थी। अमरनाथ की गुफा दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती थी। हिमालय की ने चुनौती जो दे दी थी। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। जो रास्ता जहाँ पे बिल्कुल चढ़ नहीं सकते थे लोग, वहाँ पे जवाहरलाल इतनी अवस्था में भी वह बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके अंदर अमरनाथ का उत्साह बढ़ा हुआ था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते ही दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ नहीं पहुंचे। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। जब कुली ने बताया कि वहाँ का रास्ता खराब है, तो उन्होंने जवाहरलाल से कहा, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई कर तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों की उत्साहत किया। जब ऐसा कुली ने कहा, गडरिया ने कहा, तो उनका उत्साह उसने बढ़ाया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। ताजी हवा ने ऊंची ऊंची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया। गहरी खाइयां थीं, गड्ढे भी बर्फ से भरे हुए थे, ढके हुए थे। गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल है, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा, सामने गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि सवाल पाए वे खाई में गिर पड़े। क्या होता है, जैसे ही हम कोई पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं बेटा, पहाड़ी इलाकों में कोई चढ़ाई करते हैं तो सभी लोग रस्सी से एक दूसरे को बांध लेते हैं। जैसे किसी का परेशानी से फिसल भी जाता है
तो क्या करते हैं, वो गिरता नहीं है, वो क्या है, सभी एक दूसरे को एडजस्ट समायोजन कर लेते हैं। इसी तरह जब वो पहाड़ पर चल रहे थे तो पैरों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ ही बर्फ़ थी। पैरों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने के कारण वो फिसलन ज़्यादा हो गई। अब फिसलन ज़्यादा हो गई तो पैर फिसल भी रहा था, बर्फ़ में पैर भी धंस रहा था। इससे वह बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अंत में क्या हुआ, सामने सपाट मैदान दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वो बर्फ़ से पूर्णतः ढका हुआ था और सामने बहुत गहरी खाई थी। जवाहरलाल को मैं महसूस नहीं हुआ और वह उसका पैर फिसल करके वो खाई के अंदर गिर पड़े। सब गिर गए, किशन चीखा। वो गडरिया था, वह जोर से चीखा, चिल्लाया। जवार भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। क्योंकि जब वो खाई के अंदर गिर पड़े थे तो वो एक दूसरे रस्सी से बंधे हुए थे और वह खाई के अंदर नीचे लटक गए और ज़ोर से चिल्लाने लगे कि हाँ, मैं यहाँ सही हूँ, अपने आराम से धीरे धीरे मुझे ऊपर खींचिए। जवाहरलाल, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम चीख रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जैसे ही वो उसके अंदर गिर पड़े तो रस्सी जोर से पकड़ने की उन्होंने क्या कहा, उनको उपाय बताया कि रस्सी को जोर से पकड़ लीजिए। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण ये ऊपर खींच लेना आसान नहीं है। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वे चिल्लाए। खाई की दीवारों ने उनकी आवाज़ टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पैंग, बड़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों वाले तले धरती के एहसास में जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई और घबरा मत, जवाहरलाल भाई की आवाज़ सुनाई दी। इस तरह से उन्होंने सभी लोगों ने उसका हौसला बढ़ाया और उसने क्या किया, रस्सी को पकड़ करके अपने पैर चट्टान पर जमा करके वो धीरे धीरे ऊपर आने लगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे सरक जाता तो वे मन ही मन कांप जाते। मजबूती से रस्सी पकड़ लेते, रस्सी की हथेलियां जैसे कटने लगी हों। पर जवाहरलाल उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कोहली और किशन दोनों खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। इसका मतलब है वह जो खाई थी बहुत ही गहरी थी और धीरे धीरे जवाहरलाल को उसका उत्साह बढ़ाते हुए जवाहरलाल को ऊपर खींच लिया गया। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। गहरी सांस लेने का मतलब था बहुत कंफर्ट महसूस करना, आराम महसूस करना। साफ चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वे अभी भी आगे जाना चाहते थे लेकिन उत्साह उसका कम नहीं हुआ। गिरने के बावजूद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ और जाने के लिए तैयार हो गए। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयां भी तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहेंगे। यह पाठ बेटा सूर्यकांत पंडित करके द्वारा लिखा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी भी जब चढ़ाई करना होता है तो हमको जाने से पहले संपूर्ण उपकरण और साधन साथ लेके चलना चाहिए। क्योंकि उनके पास आधा चढ़ाई चढ़ने के बाद उनके पास पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण उनको जो सफ़र था वह अधूरा छोड़ना पड़ा। और लेकिन वहाँ का मनमोहक दृश्य निराला और वहाँ की स्थिति और उनके बीते हुए जो घटना घटी थी उसका वो बहुत चीज़ों का सफ़र में उनको सीख मिला। और इस तरह से उन्होंने हिमालय की जो कहानी थी वह पूर्णतः उनको बताई। और इसमें एक डायग्राम दिया गया है जो कि इंडिया का एक मैप है। इसमें हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चोटी कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है, उस पर हम किस तरह से जाना है, किस तरह से नहीं जाना है। इसमें जैसे भारत का राजनीतिक दृश्य दिया गया है, ये इसमें बॉर्डर सीमा दी गई हैं। जैसे
राजस्थान, मध्य प्रदेश, लखनऊ, तो ये सारी इसमें दी गई हैं। इसके अनुसार हम पहाड़ी का हम कितने कहाँ से कितनी दूर बैठे हुए हैं उस नक्शा का अच्छी तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें नक्शा का इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी आए हैं जिनका हम अर्थ ग्रहण करेंगे। पठार, एक शब्द पठार दूर तक फैली हुई चौरस या ऊंची एक इमारत होती है जिसे पठार बोला जाता है। वनस्पति क्या होती है? वनस्पति का मतलब होता है जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे जो कि वहाँ पे बिल्कुल नहीं थे, बर्फीला इलाका होने के कारण वहाँ पे नहीं थे। रहित, रहित का मतलब होता है बिना। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है, स्पर्श का मतलब होता है छूना। इस तरह से कुछ इसमें नक्शा के बारे में अध्ययन किया। कुछ इसके आंसर क्वेश्चन है। आंसर क्वेश्चन के लिए हम दूसरा वीडियो निर्मित किया गया है जिसका हम आगे जाकर के लिंक शेयर कर देंगे। इस पार्ट के लिए आंसर क्वेश्चन हम करवाएंगे। इसमें कुछ आंसर क्वेश्चन भी दिए हैं। जवाहरलाल ने अपना अमरनाथ का जो सफ़र था अधूरा क्यों छोड़ दिया, जो सभी को पता है, क्योंकि उनके पास उपयुक्त साधन नहीं होने के कारण उन्होंने अपना सफ़र अधूरा छोड़ करके आना पड़ा। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें दिए गए हैं। पहाड़, पर्वतमाला इस तरह से दी गई हैं। इसमें एक वर्णन भी दिया गया है। तो आज इस पार्ट का आंसर क्वेश्चन के लिए दूसरी वीडियो का निर्मित किया गया है। आज के लिए इतना।